कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि समंदर से भी गहरा और ब्रह्मांड से भी बहुत बड़ा है हमारा दिमाग, जिसका पूरा इस्तेमाल हम कभी नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग एक डॉक्टर मोरा फ्रैंकलिन को जबरदस्ती पकड़कर चेयर से बांध देते हैं। तभी उसकी नींद खुलती है तो हमें पता चलता है कि वो सपना देख रही थी, लेकिन उसके सपनों में बांधी गई रस्सियों के निशान उसके रियल लाइफ में भी पड़ गए थे। फिर मोरा की नजर एक न्यूज़पेपर के पन्ने पर पड़ती है, जिसमें ये खबर छपा था कि स्टीम शिप प्रोमेथियस को गायब हुए 4 महीने गुजर गए, लेकिन अब तक ना तो वो जहाज और ना ही उसकी किसी सवारी का कुछ पता चला है। मोरा को वहीं टेबल पर एक लेटर मिलता है जिसे उसके भाई ने भेजा था। वो लिखता है कि मैं जानता हूँ डैड ने क्या किया है, न्यूयॉर्क आकर तुम मुझसे मिलना। शिप पर मौजूद सारे लोग प्रोमेथियस के गायब होने को लेकर ही बातें कर रहे थे। कोई कहता है कि वो डूब गया, कोई कहता है कि वो गायब हो गया, तो किसी का कहना था कि उसे किसी बुरी शक्ति ने निगल लिया। इस शिप का नाम किरबरोस था। ये उसी कंपनी की एक दूसरी शिप थी जो गायब हुआ था। मोरा शिप के डाइनिंग एरिया में जाती है, जहाँ शिप के फर्स्ट क्लास पैसेंजर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी मिस विल्सन भी वहाँ आकर बैठ जाती है। तभी थर्ड कंपार्टमेंट का एक पैसेंजर क्रिस्टर वहाँ आता है और पूरे डाइनिंग एरिया में चिल्लाने लगता है कि मेरी बहन को डॉक्टर की जरूरत है, अगर कोई मदद कर सकता है तो प्लीज मेरी मदद कीजिए। क्रिस्टर को देखकर कुछ गार्ड वहाँ आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वो उसे पकड़कर वहाँ से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि जनरल पैसेंजर का फर्स्ट क्लास में आना सख्त मना था। मोरा उसके पीछे उसके कंपार्टमेंट में जाती है, जहाँ उसकी बहन का 7वां महीना चल रहा था। उसके पेट में उसका बच्चा उलट गया था, जिसे वो दर्द से बहुत तड़प रही थी। मोरा के बहुत कोशिश करने के बाद वो उसके पेट में बच्चे को सही जगह पर कर देती है, जिसके बाद उस लड़की की छोटी बहन एडा मोरा को थैंक यू कहती है और उसे कहती है कि मैं बड़ी होकर आपकी तरह डॉक्टर ही बनूंगी। अब हम लूसियन और उसकी वाइफ क्लेमेंस को देखते हैं। वो दोनों रोमांस कर रहे थे, लेकिन क्लेमेंस लूसियन के साथ रोमांस करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाती, इसीलिए उन दोनों के बीच अक्सर बहस होती रहती थी। लूसियन को लगता था कि वो उससे प्यार नहीं करती, और तो और लूसियन को दौरे भी पड़ते थे। तभी अचानक थर्ड कंपार्टमेंट में मोरा को घबराहट होने लगती है। वो वहाँ से शिप के ऊपर आती है और अपने गले के लॉकेट को निकाल कर देखने लगती है। तभी कैप्टन वहाँ आकर थर्ड कंपार्टमेंट के दरवाजे को बंद कर देते हैं और मोरा से कहते हैं कि फर्स्ट क्लास पैसेंजर का वहाँ जाना मना है। मोरा कहती है किसने बनाया ऐसा बेकार नियम। तभी वहाँ शिप के फर्स्ट मेट एक मैसेज लेकर आते हैं जो डूबे हुए जहाज प्रोमेथियस से आया था। उस मैसेज में उसकी लोकेशन थी। कैप्टन किरबरोस को दूसरे शिप से आ रही कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में मोड़ने का ऑर्डर देते हैं। शिप पर मौजूद 2 पैसेंजर एंजल और रमीरो जब जहाज को मुड़ते हुए देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि वो लोग वापस से यूरोप जा रहे हैं और वो वहाँ वापस जाना नहीं चाहते थे। जहाज पर सिर्फ यही लोग ही नहीं थे, इस जहाज पर मौजूद और भी बहुत से लोग थे जो वापस नहीं जाना चाहते थे। कैप्टन अपने केबिन में बैठकर शराब पी रहे थे। तभी मोरा वहाँ आती है और उससे पूछती है कि क्या सच में प्रोमेथियस मिल गया है। तो कैप्टन कहते हैं हमें कुछ कोऑर्डिनेट मिले हैं, हो सकता है वो प्रोमेथियस के ही हो, लेकिन उसे गायब हुए 4 महीने हो गए, पता नहीं उसके पैसेंजर किस हाल में होंगे। कैप्टन उससे पूछते हैं क्या प्रोमेथियस में तुम्हारा कोई था, तो वो कहती है नहीं, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कैप्टन शिप के फर्स्ट क्लास के सारे पैसेंजर को बुलाकर कहते हैं कि हमें एक जहाज की कोऑर्डिनेट मिली है जो हमसे 7 घंटे की दूरी पर है, इसीलिए हम लोग उस दिशा में मुड़ रहे हैं। मिस विल्सन कैप्टन से पूछती है कि वो कौन सा जहाज है और उसने क्या मैसेज भेजा है, जिस पर कैप्टन कहते हैं वो जहाज प्रोमेथियस हो सकता है और हमें मैसेज में बस एक लोकेशन मिली है। सारे पैसेंजर कैप्टन पर गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि वो वक्त पर अमेरिका पहुंचना चाहते थे। शिप के लाइफ बोट लॉन्चिंग एरिया में उलेक नाम का एक क्रू मेंबर बैठकर ब्रेड खा रहा था। तभी वहाँ जेरोम नाम का एक आदमी आकर उससे उसका ब्रेड मांग लेता है। जेरोम चोरी चुपके उस जहाज में चढ़ गया था और उसने किसी क्रू मेंबर के ड्रेस को चुरा कर पहन लिया था। इधर शिप के ऊपर कैप्टन और मोरा बातें कर रहे थे। तभी उन्हें शिप दिखाई देता है। उस शिप को देखने के बाद इस शिप के सारे लोग बहुत नर्वस हो जाते हैं। कैप्टन शिप कंपनी में प्रोमेथियस के मिलने की खबर भिजवा देते हैं और वो शिप पर जाने का फैसला करते हैं। फर्स्ट मेट यानी कि जूनियर कैप्टन उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वो नहीं मानते। मोरा कहती है मैं भी साथ जाऊंगी। उस शिप पर मौजूद लोगों को किसी डॉक्टर की भी जरूरत पड़ सकती है। वो लोग फादर रमीरो को भी अपने साथ ले
ले जाते हैं ताकि प्रोमेथियस के पैसेंजर उन्हें देखकर अच्छा फील करे। कैप्टन जब लाइफ बोट लॉन्चिंग एरिया में जाते हैं तो एक क्रू मेंबर कहता है समंदर इतना शांत कभी नहीं था, हवा रुक चुकी है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो डर जाता है और वहाँ जाने से मना कर देता है, जिसके बाद कैप्टन ओलेग और जेरोम को उसके जगह अपने साथ लेकर जाने का फैसला करते हैं। शिप के करीब जाने के बाद वो लोग आवाज लगाते हैं लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता, जिसके बाद वो लोग शिप के ऊपर चढ़ जाते हैं। शिप के अंदर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। कैप्टन को वहाँ एक रिबन मिलता है जिसे देखकर वो घबरा जाते हैं और उसे अपने पास रख लेते हैं। वो लोग जब शिप के ऑपरेटिंग रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि शिप का टेलीग्राफ टूटा पड़ा है, जिसके बाद वो लोग सोचने लगते हैं कि अगर ये टूटा है तो हमें सिग्नल किसने और कैसे भेजा। इधर दूसरी तरफ हम एक स्ट्रेंजर को देखते हैं। वो तैर कर आता है और केरबरोस पर चढ़ जाता है। कैप्टन को प्रोमेथियस पर एक भी पैसेंजर या क्रू मेंबर नहीं मिलता, लेकिन उन्हें एक कीड़ा दिखाई देता है। वो लोग उसके पीछे जाते हैं तो वो एक बार के ड्रॉवर के नीचे घुस जाता है। उस ड्रॉवर को एक रॉड से बंद किया गया था और तभी कोई ड्रॉवर के अंदर से जोर जोर से नॉक करने लगता है। सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन जब मोरा उसे खोलती है तो उन्हें उसके अंदर एक बच्चा मिलता है। सारे लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं और उससे कई सवाल करते हैं, जैसे शिप के बाकी के लोग कहाँ हैं, तुम जिंदा कैसे हो और तुम्हें यहाँ किसने बंद किया। लेकिन वो बच्चा उनके सवालों का कुछ भी जवाब नहीं देता और उन्हें एक पिरामिड जैसा एक ऑब्जेक्ट दिखाता है। इधर वो स्ट्रेंजर शिप के फर्स्ट क्लास केबिन में आता है और मोरा के बगल वाले केबिन में चला जाता है। कैप्टन के साथ बाकी के लोग उस बच्चे को लेकर उस शिप से वापस इस शिप पर आ जाते हैं। अगले दिन फर्स्ट मेट कैप्टन के लिए एक मैसेज लेकर आता है जिसे शिप कंपनी के ऑनर ने भेजा था। शिप कंपनी कैप्टन से प्रोमेथियस को डुबा देने को कह रहे थे। फिर फर्स्ट मेट कैप्टन को अपने साथ ऑपरेटिंग रूम में लेकर जाते हैं, जहां पूरे शिप के कैंपस ने काम करना बंद कर दिया था। जिसके बाद सारे लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कंपनी इतने बड़े शिप को डुबाना क्यों चाहती है। कैप्टन ने केरबरोस को प्रोमेथियस के पास ही खड़ा कर दिया था, लेकिन शिप के सारे पैसेंजर वहां रुकना नहीं चाहते थे। जनरल कंपार्टमेंट के पैसेंजर भी प्रोमेथियस को श्रापित मानकर उससे दूर चले जाना चाहते थे। वो ये सोचकर परेशान हो रहे थे कि आखिर प्रोमेथियस के सारे पैसेंजर कहाँ गए और वो अकेला बच्चा वहाँ 4 महीने तक जिंदा कैसे बच गया। इधर मोरा उस बच्चे के पिरामिड को चेक करती है। उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो उसे वहीं रख देती है। थोड़ी देर के बाद मोरा उस बच्चे से पूछती है कि तुम वहाँ जिंदा कैसे बच गए और प्लीज मुझे बताओ वहाँ के बाकी मुसाफिरों के साथ क्या हुआ। लेकिन वो कुछ नहीं बताता और उस पिरामिड को लाकर मोरा को दे देता है। मोरा वहाँ से बाहर आती है तो उसे वो स्ट्रेंजर मिलता है। वो उससे पूछता है मैंने पहले तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। तो वो उसे बताता है कि मेरा नाम डैनियल है और मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, और फिर वो अपने केबिन में वापस चला जाता है। कैप्टन मोरा से मिलने आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उस बच्चे ने कुछ कहा, तो वो कहती है नहीं। इधर लूसियन एक जापानीज लड़की लिंगी से बातें करने की कोशिश कर रहा था। तभी लिंगी की माँ आकर उसे अपने साथ ले जाती है और मिस विल्सन लूसियन के पास आती है। मिस विल्सन उससे कहती है मुझे लगता है आपका हनीमून ठीक नहीं चल रहा, क्या मैं कुछ मदद करूं? तो वो कहता है मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए। जिस पर मिस विल्सन कहती है मैं अपनी नहीं उस हसीना की बात कर रही हूँ। इधर कैप्टन को एक गाना सुनाई देता है और उसे अपनी बेटी दिखाई देती है। वो उसके पीछे जाते हैं तो वो अपने घर में पहुँच जाते हैं, जहाँ उसकी बीवी और बेटियां उसका वेट कर रही थी। और तभी उसकी बेटी और उसका पूरा घर जल जाता है और कैप्टन उस केबिन से कहीं और पहुँच जाते हैं। उसे वहाँ वो कीड़ा दिखाई देता है जिसे हमने प्रोमेथियस पर देखा था। वो उसके पीछे जाते हैं तो उन्हें एक सीढ़ी दिखाई देता है। जब वो उस पर चढ़ते हैं तो वो अपने कमरे में पहुंच जाते हैं। फिर जब वो दोबारा से उसी साफ्ट के अंदर जाते हैं तो वहाँ नीचे कुछ भी नहीं था, वहाँ बस दीवारें थी। इधर मोरा उस बच्चे से बातें कर रही थी और तभी उसकी नजर उसके गर्दन पर बने एक टैटू पर पड़ती है। लेकिन वो जैसे ही उसे छूने लगती है वो बच्चा मोरा के हाथ को पकड़ लेता है। तभी कैप्टन वहाँ आकर उस बच्चे के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि उस जहाज पर क्या हुआ बताओ मुझे। मोरा उसे केबिन से बाहर लेकर जाती है और समझाती है। कैप्टन कहता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, मैंने
मैंने अपनी बेटी को देखा जो कि मर चुकी है। वो बच्चा हमसे कुछ तो छुपा रहा है। कैप्टन के चिल्लाने की आवाज सुनकर डैनियल वहाँ आता है तो कैप्टन वहाँ से चले जाते हैं। इधर जिरोमी शिप में इधर उधर घूम रहा था, तभी फ्रेंच वहाँ कुछ गार्ड्स के साथ आकर उसे पकड़ने लगता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो धोखे से इस शिप में आया है। फ्रेंच मारने और मार खाने के बाद उसे ले जाकर एक केबिन में बंद कर देता है। शिप पर मौजूद फर्स्ट क्लास के 2 पैसेंजर एंजल और फादर रमीरो जो भाई बनकर शिप में थे, उनकी असलियत कुछ और थी। रमीरो कोई फादर नहीं और ना ही एंजल का भाई, वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, किसी को पता न चले इसीलिए वो लोग भाई बनकर शिप में आए थे। इसके बाद कैप्टन सारे फर्स्ट क्लास पैसेंजर को डाइनिंग रूम में बुलाते हैं और कहते हैं कि मैंने प्रोमेथियस को वापस से यूरोप ले जाने का फैसला किया है। हमारे पास उतना कोयला नहीं है कि हम उसे खींचकर अमेरिका ले जा सके, इसीलिए हम वापस मुड़ रहे हैं। सारे पैसेंजर उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वो नहीं मानते। इसके बाद कैप्टन शिप के ऊपर चले जाते हैं। मोरा वहाँ आकर कहती है, मुझे लगता है तुम पागल हो चुके हो। जिस पर कैप्टन कहते हैं, उस जहाज में कुछ ऐसा है जिसे शिप कंपनी छुपाने की कोशिश कर रही है और वो उस शिप को डुबा देना चाहते हैं। कैप्टन प्रोमेथियस को टो करवा के ले जा रहे थे। इधर क्रिस्टर की छोटी बहन को वो कीड़ा दिखाई देता है। वो उसके पीछे जाती है तो वो शिप के ऊपर पहुँच जाती है, जहाँ डैनियल आकर उस कीड़े को उठाकर अपने पॉकेट में रख लेता है। अगले ही पल फ्रेंच कैप्टन के केबिन में आता है और उसे अपने साथ लेकर जाता है, जहां वो देखते हैं कि क्रिस्टर की बहन एडा की मौत हो चुकी है। मिस विल्सन डाइनिंग एरिया में लिंगी के पास आती है और उसकी माँ से कहती है कि नाश्ते के बाद इसे मेरे कमरे में भेज देना। लिंगी जब मिस विल्सन के पास आती है तो वो उसे सारे कपड़े उतार देने को कहती है। मिस विल्सन एक नंबर की कमीनी औरत थी और लिंगी की माँ एक वैश्या थी। लिंगी ब्रोथल के एक लड़की को मारकर उसकी जगह यहाँ आई थी, इसीलिए मिस विल्सन उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर अपना धंधा कर रही थी। मोरा और एक और डॉक्टर एडा के डेड बॉडी को चेक करके उसके मौत के पीछे का असल वजह जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कैसे मरी वो लोग इसका पता नहीं लगा पाते। कैप्टन शिप के क्रू मेंबर को किसी भी पैसेंजर को एडा के मौत के बारे में बताने से मना कर देते हैं। तभी शिप एकदम से रुक जाती है। कैप्टन जब बाहर आकर देखते हैं तो पूरे शिप में कोहरा ही कोहरा था। उनके कैंपस ने भी काम करना बंद कर दिया था और अब कोहरे की वजह से उन्हें आगे का रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए कैप्टन शिप को वहीं रोककर कोहरे के हटने का इंतजार करने का फैसला करते हैं। फिर कैप्टन मोरा से कहते हैं, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। वो उसे अपने साथ केबिन में ले जाकर अपनी बेटी का वो रिबन दिखाते हैं और कहते हैं कि ये मेरी बेटी का रिबन मुझे प्रोमेथियस पर मिला, जो अपनी 2 बहनों और माँ के साथ 2 साल पहले जलकर मर गई, लेकिन कल मैंने उन्हें देखा। मोरा कहती है, मुझे लगता है आप पागल हो रहे हो। जिसके बाद कैप्टन अपने बेड को हटाकर उसे वो स्टाफ्ट दिखाते हैं और उसे बोलते हैं, क्या ये तुम्हें भी दिखाई दे रहा है? मैं इस जहाज के कोने कोने से वाकिफ हूँ, मैंने इसे यहाँ पहले कभी नहीं देखा। वो मोरा से कहता है, शायद इसका जवाब हमें प्रोमेथियस पर मिलेगा, हमें एक और बार वहाँ जाकर चेक करना चाहिए। इधर जनरल कंपार्टमेंट के पैसेंजर और एडा का पूरा परिवार उसे ढूंढ रहा था, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। कैप्टन जब प्रोमेथियस पर वापस जा रहे थे तो फर्स्ट मेट उनसे कहते हैं कि आपको प्रोमेथियस को छोड़कर केरबेरोस पर ध्यान देना चाहिए। लोग सवाल कर रहे हैं कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। कैप्टन उसकी एक नहीं सुनते और फ्रेंच को लेफ्ट बोर्ड पानी में छोड़ने को कहते हैं। इधर वो बच्चा उस पिरामिड को लेकर बेड के नीचे छुप जाता है। लिंगी मिस विल्सन से मिलकर जब अपने माँ के पास पहुँचती है तो वो बहुत दुखी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी उसके ही जैसी बने। वो उसे समझाने लगती है तो वो कहती है, मैंने आपको ये करते हुए कई बार देखा है, और फिर वो गुस्से में वहाँ से भाग जाती है और शिप के ऊपर जाकर एक बॉक्स में बंद हो जाती है, जहाँ उसे वो विजन दिखाई देता है जब उसने ब्रोथल के एक लड़की को नींद की गोली खिलाकर उसे पानी में फेंक दिया। वो अपने विजन के साथ घबरा जाती है। तभी वहाँ ओलेक आकर उसे बॉक्स से बाहर निकालता है और उसकी माँ उसे ढूंढ रही थी तो ओलेक उससे कहता है, मेरे पास छुपने के लिए इससे अच्छी जगह है। शिप में मौजूद सारे लोग वापस मुड़ने से परेशान थे। वो बातें कर रहे थे कि ये सब उस दूसरे शापित जहाज प्रोमेथियस के मिलने की वजह से हो रहा है। तभी फ्रेंच वहाँ आकर एडा की बहन को बताता है कि हमें तुम्हारी बहन की बॉडी मिली है। वो उसे देखने जाती है और अपनी बहन के बॉडी को उठाकर अपने कंपार्टमेंट में लेकर आती है। क्रिस्टर जब अपनी बहन के डेड बॉडी को देखता है तो वो शिप के खिड़कियों को तोड़ने लगता है। उसकी बड़ी बहन जब उसे रोकती है तो वो कहता है, कोई खिड़की तो खोल दो, कम से कम उसकी आत्मा को बाहर निकलने दो।
फ्रेंच जब वहाँ से निकलने लगता है तो उसे वहाँ और भी कई सारे पैसेंजर मरे पड़े हुए मिलते हैं। कैप्टन प्रोमेथियस पर जाकर वहाँ छानबीन करने लगते हैं, जहाँ उन्हें उस शिप के कैप्टन के केबिन में ठीक वैसा ही सॉफ्ट दिखाई देता है जैसा उनके शिप पर था। मोरा उसके नीचे जाती है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। वहाँ भी चारों तरफ से दीवार ही थे। इधर वो बच्चा बेड के नीचे से वापस बाहर आ चुका था। तभी डैनियल वहाँ आकर उस बच्चे से पूछता है, क्या तुम्हें वो मिला? तो वो अपना सिर ना में हिलाता है। कैप्टन शिप में एक खास तरह की मशीन को देखते हैं। फिर वो लोग वहाँ बर्नर के अंदर हड्डियों और दांतों के जले हुए छोटे टुकड़े को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद सारे लोगों को बर्नर में जलाया गया हो, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। बट कैप्टन को वहाँ एक पेपर मिलता है, जिसे वो मोरा से छुपाकर अपने पास रख लेते हैं और फिर वो मोरा को वहाँ से वापस चलने को कहने लगते हैं। इधर लिंगी अपनी माँ के पास वापस आ चुकी थी। वो वहाँ आकर कहती है कि आप सही कहती है, हमें सपने देखने का कोई हक नहीं है। आप मिस विल्सन से जाकर कह दीजिए मैं तैयार हूँ। जिसके बाद मिस विल्सन लूसियन के सामने लिंगी को भेज देती है। लिंगी उसके सामने डांस करने लगती है, लेकिन लूसियन उसके साथ कुछ कर पाता इससे पहले उसे दौरे पड़ने लगते हैं। फ्रेंच फर्स्ट मेट को अपने साथ लेकर आता है और उन्हें कुछ लाशें दिखाकर कहता है, एक के बाद एक कई लोग मर रहे हैं, आखिर यहाँ हो क्या रहा है और कंपनी प्रोमेथियस को डुबाना क्यों चाहती है? जिस पर वो कहते हैं सब कुछ कैप्टन के हाथों में है। इसके बाद फ्रेंच गुस्से में अपने कुछ लोगों के साथ थर्ड कंपार्टमेंट के लोगों के पास जाता है और उनसे कहता है कि हमारे जहाज पर लोग मक्खियों की तरह मर रहे हैं और कैप्टन को इस बात की कोई परवाह नहीं है, इसीलिए हमें लड़ना होगा और जहाज को स्टार्ट करना होगा। वो सभी पैसेंजर में बंदूक बांट देता है, लेकिन वहाँ कैप्टन का वफादार ओलेग भी था। वो कैप्टन को जाकर बता ना दे, इसीलिए वो उसे एक केबिन में बंद कर देता है, जिसमें जेरोमी भी बंद था। एंजल जब फ्रेंच की बगावत वाली बात रमीरो को बताता है तो वो कहता है हमें ये बात कैप्टन को बतानी होगी। वो जैसे ही कैप्टन को आकर बताता है कि सारे पैसेंजर बगावत पर उतर आए हैं और वो चाहते हैं कि जहाज वापस से अमेरिका की तरफ मोड़ा जाए, तभी फ्रेंच और उसके साथ बहुत से लोग वहाँ आकर कैप्टन को बंदी बना लेते हैं। इसके बाद हम डैनियल को देखते हैं। वो अपने जेब से एक डिवाइस को निकालता है और कुछ पैटर्न को सॉल्व करता है और तभी अचानक से पूरी की पूरी किरब्रोस से प्रोमेथियस के पास से गायब होकर कहीं और पहुंच जाती है। फ्रेंच कैप्टन और रोमेरो को ओलेग और जेरोमी के केबिन में लेकर जाता है और ओलेग और जेरोमी को अपने साथ आने को कहता है और कैप्टन को रमीरो के साथ वहीं बंद कर देता है। फ्रेंच ओलेग और जेरोमी को बोट पर मरे लोगों को उठाकर पानी में फेंकने को कहता है। जहाज पर मौजूद सभी लोगों को लग रहा था कि प्रोमेथियस गायब हो गया है। इधर शिप के कुछ पायलट और ऑपरेटर फ्रेंच को बताते हैं कि गायब वो शिप नहीं बल्कि हम हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम वहीं पहुंच गए हैं जहां से 3 दिन पहले चले थे। थर्ड कंपार्टमेंट के पैसेंजर फर्स्ट मेट के ऊपर बंदूक तान कर उसे पूछते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, तो वो उसे बताते हैं कि जब हमें प्रोमेथियस मिला तो हमें कंपनी का एक मैसेज आया जिसमें हमें उस शिप को डुबाने को कहा गया था। मुझे लगता है कि कंपनी चाहती थी कि हम उस जहाज को डुबा दे ताकि कोई भी जिंदा ना बच पाए। वो बच्चा जब से उस जहाज पर से हमारे जहाज पर आया है तब से यहाँ लोग मर रहे हैं। जिसके बाद क्रिस्टर की माँ कहती है वो कोई आम बच्चा नहीं बल्कि एक शैतान है। इसके बाद सारे पैसेंजर उस बच्चे को मारने निकल जाते हैं। जेरोमी और ओलेग लाशों को उठाकर नदी में फेंक रहे थे और तभी जेरोमी वहाँ से भागने लगता है तो उसके ऊपर नजर रख रहे गार्ड उस पर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन वो भागकर क्लेमेंस के कमरे में जाकर छुप जाता है। इधर रमीरो कैप्टन को छुड़ाने में उसकी मदद करता है और फिर कैप्टन वहाँ केबिन में बने एक विंड सील को खोलकर उससे बाहर निकल आते हैं। फर्स्ट मेट जनरल पैसेंजर्स को लेकर मोरा के कमरे के पास आता है। मोरा उन्हें रोकती है तो क्रिस्टर की माँ कहती है हमें वो लड़का चाहिए, सामने से हट जाओ। वो जबरदस्ती उसके कमरे में चले जाते हैं, लेकिन वो बच्चा उन्हें वहाँ नहीं मिलता। इसके बाद वो लोग पूरे शिप में उस बच्चे की तलाश शुरू कर देते हैं और मोरा को उसी कमरे में बंद कर देते हैं। तभी मोरा को बेड के नीचे से किसी के नॉक करने की आवाज आती है। वो जब बेड को हटाती है तो उसके बेड के नीचे ठीक वैसा ही हिडन शाफ्ट था जैसा उसने कैप्टन के केबिन और प्रोमेथियस पर देखा था। वो उसे खोलती है तो वो बच्चा उसके अंदर छुपा था। शिप के बंकर में एक आदमी शैतान से बचने के लिए लहसुन का हार पहनकर घूम रहा था। तभी डैनियल वहां आता है और वहां एक मशीन को अपने डिवाइस से कनेक्ट करने के बाद एक पैटर्न को सॉल्व करता है।
फर्स्ट मेट फ्रेंच के पैसेंजरों के हाथों में बंदूक थमाने वाली बात से बहुत गुस्से में था। वो लोग पूरी शिप में उस बच्चे की तलाश कर रहे थे और सारे पैसेंजरों के कमरे को चेक करने के बाद उन्हें कमरे में ही बंद कर दे रहे थे। फ्रेंच ने शिप को वापस से स्टार्ट करवा दिया था। सारे लोग उस बच्चे के पीछे पड़े थे। मौरा भी अपने कमरे में लॉक थी, वो डोर को खोलने की कोशिश कर रही थी। तभी वो बच्चा अपनी जेब से एक कीड़ा निकाल कर छोड़ता है जो दरवाजे को खोल देता है। इधर कैप्टन जब विंडशील्ड से बाहर निकलते हैं तो जेरोमी उन्हें मिल जाता है। वो एक हथौड़े से मारकर कैप्टन के हथकड़ियों को तोड़ देता है। कैप्टन और ये लोग नहीं जानते थे कि ये लोग गायब हो चुके थे, इसीलिए वो लोग लाइफ बोट के जरिए प्रोमेथियस पर जाकर उसके टेलीग्राफ को ठीक करके मदद मांगने का डिसाइड करते हैं। क्लेमेंस भी उनके साथ जाने का फैसला करती है। मौरा और वो बच्चा भी उस कीड़े का पीछा करते करते कैप्टन के पास पहुंच जाते हैं। कैप्टन जब मौरा को देखता है तो वो उससे पूछता है कि ये सब हो क्या रहा है। तभी वहाँ क्रिस्टर और फ्रेंच कुछ पैसेंजर के साथ पहुंच जाते हैं। फ्रेंच कहता है हमें बस वो लड़का चाहिए। जेरोमी जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो फ्रेंच उसके ऊपर गोली चला देता है और वो लोग उस बच्चे को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। क्रिस्टर की बड़ी बहन उसे समझाती है कि तुम ऐसे कहानियों में कैसे विश्वास कर सकते हो, वो बेचारा बेकसूर है, तुम्हें उनका साथ नहीं देना चाहिए, लेकिन वो नहीं सुनता। फ्रेंच अपने खिलाफ जाने वाले सारे लोगों को थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में बंद कर देता है, लेकिन जेरोमी वहां आकर उन्हें छुड़ा लेता है क्योंकि उसे गोली उसके हाथों पर लगी थी। इधर क्रिस्टर की मॉम सारे लोगों को बता रही थी कि ये बच्चा श्रापित है, इसके यहाँ आते ही जहाज के कई लोग मारे गए, ये हमारे आत्माओं को इकट्ठा कर रहा है, इसकी भोली सूरत देखकर इस पे रहम मत करना, इसे उठाकर पानी में फेंक दो। तभी मौरा और कैप्टन के साथ उनके कुछ लोग वहाँ आते हैं और उन लोगों को बच्चे को पानी में फेंकने से रोकने लगते हैं। बच्चे को बचाने के चक्कर में वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इसी बीच क्रिस्टर की माँ उस बच्चे को उठाकर पानी में फेंक देती है। मौरा उस बच्चे को गिरता देख सहम जाती है। तभी डैनियल वहाँ आकर उसे अपने साथ ले जाता है। बच्चे के मरते ही सारी बगावत और लड़ाई खत्म हो जाती है और बारिश होने की वजह से वो लोग नीचे चले आते हैं। कैप्टन के सपोर्टर बार एरिया में आकर बैठ गए थे। तभी कैप्टन मौरा से कहते हैं तुम्हें सच बताना ही होगा, मुझे प्रोमेथियस के पैसेंजरों की लिस्ट मिल गई थी जिसमें तुम्हारा भी नाम है, आखिर तुम हो कौन? तभी वहाँ बार के ड्रॉवर से एक रोशनी आती है और वो बच्चा जिसे समंदर में फेंक दिया गया था वो एक बार फिर ठीक वैसे ही निकलता है जैसे वो प्रोमेथियस पर निकला था, लेकिन इस बार वो निकलते ही मौरा को हक कर लेता है और सारे पैसेंजर उसे जिंदा देखकर शॉक हो जाते हैं। तो दोस्तों ये मैंने 1899 की 8 में से 4 एपिसोड को एक्सप्लेन किया था। आपको क्या लगता है आखिर यहाँ हो क्या रहा है? इतनी बड़ी जहाज केरबेरोस प्रोमेथियस के पास से गायब कैसे हो गई? ये बच्चा वापस से ड्रॉवर में कैसे पहुँचा? और शिप पर मौजूद लोग मर कैसे रहे थे? इस तरह के और भी कई सवाल है जिसका जवाब आपको सेकेंड पार्ट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट को भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, और अगर आप चाहते हो कि आपसे वो सेकेंड पार्ट मिस ना हो जाए तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में मौजूद बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल के ऑप्शन को जरूर से सिलेक्ट कर ले।